इसके बाद का जो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो बोल रहा है कि अगर मैं 2 डाइसेस को रोल करता हूँ साइमल्टेनियसली देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें समझेंगे, डाइस, ठीक है, फिर हम देखेंगे 2 डाइसेस, फिर हम देखेंगे डबलेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डबलेट पे बात करते हैं। डबलेट का मतलब कोई भी चीज़ डबल टाइम आना, ठीक है। जैसे डाइस में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। डाइस मतलब जिससे हम स्नैक एंड लैडर्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन लूडो बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो वो जो लूडो वाला है ना, ठीक है, उसमें जब डाइस को हम रोल करते हैं ना तो आपके पास टोटल 6 रिजल्ट आते हैं, 1 to 6, ठीक है। अब डबलेट का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट हो वो डबल टाइम हो, यानी कि 1 1 2 2 3 3। सिमिलरली अब मेरे को क्या करना है, 2 डाइसेस को रोल करना है। अब मैं 2 डाइस को रोल करूंगा और देखूंगा मेरे पास टोटल कितने आउटकम्स आते हैं। तो समझेंगे बेटा, ठीक है। ये मैंने टेबल बना रखी है, देखो ये डाइस 1 है, ये पहला डाइस है। पहले डाइस के जो नंबर है वो डाउन साइड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो दूसरे डाइस के नंबर आ रहे हैं वो राइट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5 6। अब मैं देखूंगा, हो सकता है कि पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए। देखो पहले डाइस वाला नंबर लेफ्ट वाला, फिर अप साइड से लूँगा तो 1 1, ठीक है। हो सकता है पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे डाइस पे 6 आ जाए, ठीक है। तो देखो 1,6, देखो ये लास्ट वाला, ठीक है। ऐसे ही 1 से, पहले डाइस के 1 से और दूसरे पूरे कंप्लीट डाइस से 6 रिजल्ट बनेंगे। हो सकता है पहले डाइस में 3 आ जाए, दूसरे डाइस में 1 आ जाए तो 3 1, पहले डाइस में 3 आ जाए, दूसरे डाइस में 2 आ जाए 3 2। हो सकता है पहले डाइस में 4 आ जाए और दूसरे डाइस में 1 आ जाए 4 1, पहले डाइस में 4 आ जाए, दूसरे डाइस में 2 आ जाए 4 2, पहले डाइस में 4 आ जाए, दूसरे डाइस में 3 आ जाए 4 3, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, देखना बेटा, ऐसे मेरे पास टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। देखो पहले डाइस का 1, दूसरे डाइस का 1 1 1, पहले डाइस का 4, दूसरे डाइस का 1, ठीक है। ऐसे टोटल 36 रिजल्ट आएंगे। काउंट करना, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहली रो में 6, दूसरी रो में भी 6, 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30 और 6 जा 36। तो टोटल 36 रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। जब मैं 2 डाइस को रोल करूंगा तो मेरे पास टोटल कितने रिजल्ट आएंगे, 36 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब हमसे क्या बोला था, डबलेट के लिए बोला था। डबलेट मतलब सेम नंबर, ठीक है। तो देखो डबलेट, कितने डबलेट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 1 वाला एक, 2 2 वाला एक, 3 3 वाला एक, 4 4 वाला एक, 5 5 वाला एक, 6 6। तो मेरे पास 6 डबलेट है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ नंबर से काम होता है मुझे, ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। हमें ना वो इवेंट नहीं लिखना होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में मुझसे डबलेट के लिए पूछ रहा है तो डबलेट कितने, मेरे पास 6 डबलेट है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने आए थे, 36। तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, ठीक है। तो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। मैं देखता हूँ बेटा, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे 6 से 36 को कट करते हैं और लिखते हैं 6 से 36 को कट करते हैं, लिखते हैं 6। ये है ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। आपको ये देखना है कि जब हम 6 से कट करूंगा तो न्यूमरेटर में भी कट करूंगा, डिनोमिनेटर में भी कट करूंगा। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। 6 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर कितना है, 1/6। इसके बाद इसी का और पार्ट, एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ड्राइंग अ ब्लू बॉल। सबसे पहली बात तो बच्चे ने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राइंग एक ही बॉल निकालनी है सर तो 1 आएगा, नहीं, ठीक है। ड्राइंग अ ब्लू बॉल का मतलब मुझे ब्लू बॉल निकालनी है, ठीक है। और मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगेन लिखता हूँ मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। मुझे नंबर से काम होता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। मेरे पास कितनी बॉल है, रेड बॉल कितनी मेरे पास 5, ब्लू बॉल कितनी मेरे पास 3, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल, मुझे कौन सी बॉल निकालनी है, मुझे निकालनी है ब्लू बॉल निकालनी है। तो मेरी फेवरेबल हो जाएगी ब्लू। कितनी ब्लू बॉल है मेरे पास, 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल काउंट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 5 और 3 8। तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अगर आपसे बोल दिया जाता प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की, ठीक है, तो मैं क्या करता, रेड को हटा देता
अब बताओ रेड को हटाने के बाद कितनी बॉल बच रही है मेरे पास 3, ठीक है, और टोटल नंबर इवेंट कितने हैं अभी भी 8, ठीक है, कोई डिफिकल्टी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस कोसेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा। और मैं देखो यहाँ पे जब नीचे देखता हूँ ना मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर आ रहा है, लगभग देखो हर किसी में स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर किस में आता है हमारे पास आइडेंटिटी में, ठीक है। तो मैं आइडेंटिटी, ये यहाँ पे एग्जाम में ये यूज़ आइडेंटिटी लिखा हुआ नहीं आएगा, ये तो मैंने आप लोगों के हिंट के लिए दिया था, ठीक है। तो देखो मैं आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा। अब आइडेंटिटी का मेरे को एक फ़ोन नंबर याद करना पड़ता है 125364, ठीक है। तो मैंने ये नंबर लिख दिया, और आपको आइडेंटिटी में बतानी थी कोसेक थीटा की वैल्यू किसकी टर्म में, कॉट थीटा के टर्म में। तो देखो कोसेक थीटा और कॉट थीटा, कोसेक का नंबर क्या है 6, देखो 6, और कॉट का नंबर क्या है 4, तो 6 और 4 का एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 6 नंबर का क्या है कोसेक थीटा, 4 नंबर का क्या है कॉट थीटा। आइडेंटिटी में मैंने कहा था जो पेयरिंग करने के बाद जितने भी टी आर्स लगाओगे सब पे क्या लगाएंगे अपन, स्क्वायर लगाएंगे, तो सब पे स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है। कोसेक का स्क्वायर होगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है। इज इक्वल टू में मुझे क्या लगाना है 1, तो इज इक्वल टू में 1, देख लें वही रूल सेम फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर गैप है नंबर के बीच में तो माइनस आएगा, और गैप नहीं है मतलब माइनस नहीं हो रहा तो वो प्लस आएगा। देखो 6 और 4 के बीच में कोई गैप छूट रहा है क्या किसी इंटीजर का, यस छूट रहा है, गैप है तो बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको एक ही साइड रख लेता हूँ, इसको यहीं रख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो इज इक्वल टू में पहले से तो 1 चल रहा है, और ये माइनस का उतर जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली साइड पे क्या लग जाता है रूट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और पूरे पे क्या लग जाएगा रूट। हालांकि रूट से पहले प्लस माइनस लगता है, ठीक है, लेकिन बेसिक में आप प्लस माइनस मत लगाना, काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया था, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म गलत लिख रहा हूँ मैं, इन टर्म ऑफ टेन थीटा, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका और पार्ट, ठीक है। ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू में भी दे रखा है मैंने, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, लेकिन अगर एमसीक्यू में नहीं आता, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास, ठीक है। एक ऑब्जर्वर दे रखा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, 28.5 मीटर अवे है वो चिमनी से। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम लड़की की आई, हर आई इज़ 45, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। मुझे चिमनी की हाइट बतानी है, तो सबसे पहले मैं बेसिक रूल को दोबारा रिकॉल कर लेता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले मैं बनाऊंगा ग्राउंड या फिर बेस, सबसे पहले मैं ग्राउंड या बेस बनाऊंगा। उसके बाद अगर मेरे को ऑब्जर्वर देता है और ऑब्जेक्ट देता है तो मैं दोनों बनाऊंगा, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाऊंगा, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। और अपने केस में उसने ऑब्जर्वर लड़की भी दे रखी है और ऑब्जेक्ट चिमनी भी दे रखा है, दोनों दे रखा है, मतलब मुझे दोनों बनाने हैं, ठीक है। फिर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, एलिवेटर लिफ्ट का काम है, रिकॉल कर चुके हैं हम ये, ठीक है, नीचे से ऊपर और ट्राइंगल के अंदर बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बेटा, वो हमेशा बेस के साथ बनता है, ये नहीं भूलेंगे अपन, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसमें है नहीं, ठीक है। फिर जब भी 2 हाइट दे रखी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होगी और ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी होगी, तो सबसे पहले मैं एक्चुअल हाइट निकालूंगा, ये भूल नहीं जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है तो सबसे पहले एक्चुअल हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक्चुअल हाइट, ऑब्जेक्ट यानी कि चिमनी की हाइट है यहाँ पे, उसमें से ऑब्जर्वर यानी कि लड़की की हाइट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। फिर जो आंसर आएगा उसे ही मैं परपेंडिकुलर लूँगा, ठीक है। अगर मेरे को ये क्लियर हो गया है तो मैं अपना फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने बोला मुझे
लड़की की हाइट 1.5 मीटर टॉल है, वो चिमनी से वो इतनी दूर खड़ी है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और चिमनी की हाइट पूछ रहा है, देख लो हाइट ऑफ द चिमनी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही बनाया, सबसे पहले मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, ग्राउंड बना दिया, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है या फिर बेस है, ठीक है। यहाँ पे चिमनी है, चिमनी की हाइट मुझे नहीं पता है, ठीक है, चिमनी की हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, मुझे चिमनी की हाइट नहीं पता, ये चिमनी थी मेरी, चिमनी, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़की है, लड़की की हाइट मुझे नहीं पता थी, लड़की की हाइट मुझे दे रखी है 1.5 मीटर टॉल, देख लीजिएगा, जो लड़की की हाइट है वो 1.5 मीटर टॉल है और वो 28.5 मीटर अवे है चिमनी से, वो चिमनी से इतनी दूर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होती है ना हमेशा पैर से पैर की होती है बेटा, लड़की के पैर से चिमनी के पैर तक की, यानी कि लड़की के फुट से चिमनी तक के फुट तक की जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर उसने दे रखी है, ठीक है। अब ठीक है, वो बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से मुझे ऊपर देखना है, ठीक है, और कहाँ पे देखना है, देख लो, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखना एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आई, मुझे चिमनी के टॉप पर देखना है, और कहाँ से देखना है, लड़की की आंखों से। तो लड़की की आंखों से, लड़की की आंखें सर पे होंगी या पैर पे होंगी, सर पे, ठीक है, उससे मुझे चिमनी के टॉप पे देखना है, चिमनी के टॉप पर ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ तो इसके सर पे तो कोई ग्राउंड है नहीं, तो इसके सर पे एक ग्राउंड बनाऊंगा मैं, उसके सर पे मैंने क्या करा दिया, एक ग्राउंड बना दिया, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। कुछ बच्चे अगर ग्राउंड नहीं बनाएंगे ना तो ऐसे यहाँ तक ये एंगल 45 नहीं हो सकता, ठीक है, तो 90 से बड़ा हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। ये मैंने ग्राउंड बना दिया, ठीक है, ये एंगल मेरा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो हाइट दे रखी है, एक तो चिमनी की हाइट दे रखी है, एक लड़की की हाइट दे रखी है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एक्चुअल हाइट, ठीक है। एक्चुअल हाइट कैसे निकालेंगे, चिमनी की हाइट में से लड़की की हाइट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, देखो चिमनी की हाइट x है, लड़की की हाइट 1.5 है, माइनस कर दिया, और इसी एक्चुअल हाइट को क्वेश्चन में क्या रखना है आपको, परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। देखो अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, और चिमनी ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, लड़की भी 90 डिग्री बनाएगी। अब मेरे पास एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे परपेंडिकुलर पता करना है और क्या दे रखा है, बेस, तो P अपॉन B, ठीक है, वही था फॉर्मूला, PBP अपॉन में HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पहले नंबर का साइन, दूसरे का कॉस, तीसरे का टेन, चौथे का कॉट, पांचवे का सेक, फिर छठे का कोसेक। तो P अपॉन B मैं देख रहा हूँ थर्ड है, थर्ड क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह क्या रखना है, x, नहीं, x को सर्किल में बंद कर लेना, x नहीं रखना है, परपेंडिकुलर की जगह मुझे क्या रखना है, x माइनस 1.5। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी दो हाइट दे रखी होंगी तो एक्चुअल हाइट को ही परपेंडिकुलर रखना है, अपॉन में बेस कितना है 28.5 इज इक्वल टू 10 के प्लेस पे 10, और थीटा के प्लेस पे मैं कितना डाल दूंगा, थीटा के प्लेस पे 45, 1045 की वैल्यू टेबल से अब जब आप लोग देखेंगे तो होती है 1, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना चल रहा है, x माइनस 1.5 और अपॉन में 28.5, मैं देख पा रहा हूँ इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, फिर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को भी 1 से करना है, 1.5 को भी 1 से करना है, तो x बन जा x माइनस 1.5 बन जा 1.5, बीच में कौन सा साइन आएगा, यही जो चल रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है, 28.5 बन जा 28.5, ये माइनस का 1.5 उधर शिफ्ट करेगा तो प्लस का 1.5 हो जाएगा, देखो 28.5 चल रहा है, प्लस का 1.5, और यहाँ पे क्या रह जाएगा x, दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 30 मीटर। x की वैल्यू 30 मीटर है और x क्या है, चिमनी की हाइट, तो हाइट ऑफ चिमनी हाइट ऑफ चिमनी कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको रिवाइंड करके दोबारा आप देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपके। इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन है बेटा,
ये बोल रहा है पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी टू द सर्किल ऑफ सेंटर ओ, देन क्वाड्रेटिक ओ ए पी बी मस्ट बी फॉलोइंग फिगर यहाँ नहीं दे रखा है, गलती से हो गया है, ठीक है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी टू अ सर्किल ऑफ सेंटर ओ, देन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी मस्ट बी। तो सबसे पहले ठीक है हमें ना ये थोड़ा सा रूल समझेंगे टेंजेंट वाला कि टेंजेंट होती क्या है। देखना बच्चा देखना, देखो एक सर्किल है, इसका सेंटर सपोज करो ओ है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है टचर, जो टच करके जाए। सेकंड का मतलब होता है कटर, जो कट करते हुए जाए। और एक पर्सनल सी बात, टेंजेंट और सेकंड दोनों की दोनों लाइन है, लाइन कभी भी एंड नहीं होती, ये इनफाइनाइट तक चलती जाती है। तो देखो टेंजेंट और सेकंड दोनों की दोनों लाइन है, ठीक है। एक लाइन है जो टच करके जाएगी, एक लाइन है जो कट करके जाएगी। अब एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ, तो देखो एक लाइन सर्किल को टच करके जाएगी, एक लाइन सर्किल को कट करके जाएगी। देखना जैसे ये एक लाइन है और ये एक सर्किल है, ये लाइन सर्किल को टच करके जा रही है, ये कट करके जा रही है। ये लाइन देखो बेटा ना तो सर्किल को टच कर रही है ना सर्किल को कट कर रही है, तो ना तो ये टेंजेंट है और ना ही ये सेकंड है, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। अब देखना जरा ये लाइन, ये ऐसे आ रहा है सर्किल सपोज करो, ठीक है, ठीक है। ये लाइन है ना सर्किल को ये कट करके जा रही है, ठीक है। अगर ये कट करके जा रही है तो क्या है ये सेकंड। हमेशा ध्यान रखना कट करेगी तो 2 पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। देखो 2 पॉइंट पे कट करी, एक पॉइंट पे यहाँ अंदर जा रही है और एक पॉइंट पे यहाँ इसको फाड़ते हुए बाहर जा रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है वो ये लाइन सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। जो लाइन टच कर रही है उसको क्या बोलूँगा मैं, टेंजेंट, ठीक है। तो मेरे को एक रूल समझ में आया, सर सर्किल है, सर्किल को एक लाइन टच करके जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है सर ये टेंजेंट है, पहली चीज़। चलो ये चीज़ तो पता चली, ठीक है। अब सर्किल को टेंजेंट जहाँ पे टच करती है, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये टेंजेंट पर भी है देखो और सर्किल पर भी है। इस कॉमन पॉइंट को मैं बोलता हूँ POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ठीक है। सर्किल को टेंजेंट कितने पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट पे। एक टेंजेंट एक सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। और जो कॉमन पॉइंट होता है सर्किल का और टेंजेंट का, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो MCQ में ये आ सकता है, ठीक है। फिर उसी के बाद सर्किल की बाउंड्री के एक पॉइंट पर एक टेंजेंट, तो 2 पॉइंट पर 2 टेंजेंट, 3 पॉइंट पर 3 टेंजेंट। तो सर्किल की बाउंड्री पे ऐसे कितने पॉइंट होते हैं, ठीक है। सर्किल की बाउंड्री पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो सर्किल पर, एक सर्किल पर, ठीक है, टोटल कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन आता है MCQ में सर्किल के एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो एक पॉइंट पर एक, और पूरे के पूरे सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो सर्किल पे मैं देखूंगा सर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो मैं इनफाइनाइट टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ कर सकता हूं। जहां पर सर्किल और टेंजेंट मीट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन, सर ये पॉइंट सर्किल के अंदर है, इसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। इस इंटीरियर पॉइंट से सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। सर ये सर्किल का बाउंड्री पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट बाउंड्री पे है, इस बाउंड्री पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्किल पर, ठीक है। और इस एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो देखो बेटा इंटीरियर पॉइंट से तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी, देखो टेंजेंट एक लाइन है, अगर मैं कहीं भी कभी भी एक लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो अगर वो दिस वे में जा रही है तो वो दिस साइड भी जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, कट करती जाएगी, ठीक है। तो और कट करेगी वो टेंजेंट नहीं, वो सेकंड हो जाएगी। तो ये तो इंटीरियर पॉइंट से 0 टेंजेंट।
सर्किल के बाउंड्री पॉइंट से कितनी टेंजेंट, सर्किल के एक बाउंड्री पॉइंट से एक टेंजेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पर कितनी टेंजेंट, 1 2। तो सर्किल के एक सर्किल पर एक एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। फिर दोबारा से समझना, एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पे जो 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है, वो दोनों की दोनों लेंथ में इक्वल होती हैं। ये भी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा से, एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्किल पर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल, ठीक है। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के जो बीच का एंगल होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का। अगर मुझे ये सारे के सारे लॉजिक पता है बेटा, ठीक है, तो मैं आगे इस चैप्टर में आने वाला, चैप्टर 10 है सर्कल्स, इसमें आने वाला एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं करूँगा। तो देखो अब उसने उससे क्या पूछा, पी ए और पी बी 2 टेंजेंट मुझे बनानी है एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट है पी, ठीक है, सर्किल का सेंटर है ओ, जो ट्रायंगल बनेगा ओ ए पी बी वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब मैं इन चीज़ों को समझता हूँ ये क्या क्या है। सबसे पहले मैं समझता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारे के सारे जो उसके वर्टेक्स होते हैं ना, वो सर्किल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे होंगे। तो देखो मैंने 3 आपके लिए सर्किल बनाया, एक फिगर ए है, एक फिगर बी है, एक फिगर सी है। इसमें आपको देखना है कि कौन से फिगर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो यहाँ पर सर्किल की बाउंड्री पर क्वाड्रिलेटरल के 3 पॉइंट तो हैं, चौथा पॉइंट नहीं है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सी वाले में देखना 2 पॉइंट तो हैं क्वाड्रिलेटरल के, 2 पॉइंट नहीं है, तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बी वाले में देखेंगे एम एन ओ पी, ये चारों के चारों पॉइंट है ना सर्किल की बाउंड्री पे, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक ही प्रॉपर्टी होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब है एंगल P और अपोजिट मतलब इसी के सामने एंगल N, इन दोनों का सम, एंगल P और एंगल N का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल O और एंगल M का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि P और N 90 डिग्री के हो गए हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये जो P है वो 60 का हो और N 120 का हो, देखो सम 180 हो गया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा 90 के हो, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है सर जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्किल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। सेकंड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे P और N अपोजिट एक दूसरे के सामने है, तो एंगल P और एंगल N का सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। स्क्वायर तो पता ही है आपको, जिसमें ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसमें 4 साइड होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ऑल 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस क्लोज फिगर होता है जिसमें 4 साइड होती हैं और चारों की चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल। इन डेफिनेशन को रिकॉल करना, एक बार और दोबारा सुन लेना इसको, डेफिनेशन को रिकॉल करना, हो सकता है कि आपके पास, ठीक है, डेफिनेशन से एक क्वेश्चन मिल जाए। अब मेरा क्वेश्चन था कि मुझे एक सर्किल बनाना था, मैंने एक सर्किल बनाया, थोड़ा सा गंदा सा है लेकिन सर्किल है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है, सेंटर था O, एक्सटीरियर पॉइंट था P, यहाँ से उसने 2 टेंजेंट बनाई थी PA और PB, 2 टेंजेंट थी, PA और PB कितनी थी, 2 टेंजेंट थी, ठीक है। तो उसने कहा था आपको क्वाड्रिलेटरल OAPB, तो देखो पहले O से A पे आओ, O से A पे आया सर मैं, फिर A से P पे तो जा रहा है, P से B पे भी जा रहा है, देखो O से A पे आया फिर A से P पे गया, जा रहा है, P से B पे भी जा रहा है, लेकिन B से O पे नहीं जा रहा, तो B से O पे गया,
ठीक है। तो ये ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल बना, आपको बताना है ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखना ये पी ए सर्किल को टच कर रही है तो ये क्या है, टेंजेंट है, और ओ ए सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ओ बी भी तो टेंजेंट और रेडियस है और पी भी टेंजेंट है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बेटा देखो ओ ए पी बी जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें देखो ये दोनों कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल है, और इन दोनों का सम, ये भी 90 ये भी 90, इन दोनों का सम कितना है 180। एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री का। जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का हो जाएगा तो ये जो फिगर बनेगा ये हमेशा कौन सा फिगर बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है बेटा, ठीक है, आपको दे रखा है ये एंगल आर पी क्यू, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। जिस पॉइंट पे बेटा एक तो एंगल बनता है ना, उस पॉइंट को रखते हैं बीच में, ठीक है, और आर से पहले पी पे आओ फिर पी से क्यू पे, आर से पी पे आओ पी से क्यू पे, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का दे रखा है, और आपको बोल रहा है एंगल आर एस क्यू, आर से पहले एस पे आना फिर क्यू पे, आर एस क्यू, ये एंगल आपसे पूछ रहा है ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही बेसिक हमें पढ़ना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा। देखो बेटा सबसे पहला बेसिक तो ये समझेंगे बेटा अपन, ठीक है। अगर मैं एक आर्क सेलेक्ट कर लूँ, देखो ये इस आर्क को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस आर्क को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस आर्क में नहीं देखना, इस आर्क के दोनों पॉइंट से, ठीक है, एक एंगल तो बनाऊंगा मैं सेंटर पर और एक एंगल बनाऊंगा मैं रिमेनिंग बाउंड्री पे कहीं पे भी जो बची हुई बाउंड्री है। तो जो सेंटर वाला एंगल होगा ना वो रिमेनिंग बाउंड्री वाला एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा 2x, ये अपन ने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। अगर मैंने एक आर्क को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इसके दोनों पॉइंट से एक एंगल मैंने सेंटर पे बनाया, ठीक है, एक एंगल मैंने रिमेनिंग बाउंड्री पे कहीं पे भी बनाया, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो रिमेनिंग बाउंड्री वाले एंगल का क्या होता है, डबल। पहली चीज़ मैंने समझी थी। अभी दूसरी चीज़ मैंने अभी समझी थी थोड़ी सी देर पहले, ठीक है, ये वाली कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल था ओ ए पी बी, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा और इन दोनों बचे हुए का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको मैं प्रूव भी करूँगा आगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ बेटा ये जो मेरा फिगर है इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए, ठीक है। देखो ये मेरी टेंजेंट है, पी क्यू और पी आर मेरी टेंजेंट है, तो मैंने देखो ये मैंने क्यू को ओ से ज्वाइन किया और आर को भी ओ से ज्वाइन किया, ठीक है। तो जो मेरा ओ आर पी क्यू जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर पी 30 डिग्री का है तो ओ भी कितने डिग्री का हो जाएगा, एंगल ओ और एंगल जो पी का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो पी मेरा 30 डिग्री का है, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, ठीक है। तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। अब एंगल ओ अगर 150 है तो देखो मैंने ना ये क्यू आर को सेलेक्ट कर लिया, एक आर्क को, ये आर्क को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस आर्क से एक एंगल तो मैं बना रहा हूँ सर्किल के सेंटर पर और एक एंगल मैं बना रहा हूँ रिमेनिंग बाउंड्री पर, ठीक है। तो जो सेंटर वाला एंगल होगा वो इसका क्या होगा, रिमेनिंग बाउंड्री वाले एंगल डबल। सेंटर वाला 150 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 150 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 75। अच्छा क्वेश्चन था, अगेन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद देखो बेटा क्या बोला गया, इन अ सॉलिड क्यूब साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड by 100%, then the ratio of the volume of cube thus obtained and the volume of the original cube, ठीक है। मतलब नए क्यूब का वॉल्यूम और ओरिजिनल क्यूब जो पुराना वाला क्यूब था उसके क्यूब के वॉल्यूम का रेशो निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा साइड क्यूब या फिर एज क्यूब,
ठीक है, क्यूब में जो एजेस रखी होती हैं उस एक एज का क्यूब। ठीक है, अब एक और चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे बेटा ये मेरे पास एक साइड है, एक लेंथ है ए, अगर मुझे इसको 50% इंक्रीज़ करना है, 50% इंक्रीज़ करना है, 50% का मतलब होता है 50 और परसेंट हटता है तो अपॉन में 100 लग जाता है। मतलब इसका आधा इंक्रीज़ कर दूं, ए का आधा कितना हो जाएगा, a/2, इतना इंक्रीज़ करना है। ठीक है, और 100% का मतलब होता है 100/100 यानी कि 1, यानी कि पूरा का पूरा इंक्रीज़ करना था, जितना ये है उतना ही इंक्रीज़ कर दूं। ठीक है, 100% इंक्रीज लेंथ का मतलब होता है, ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट लेंथ को इंक्रीज कर देना। ठीक है, जैसे मेरी हाइट अगर 6 फीट है, ठीक है, और 100% इंक्रीज हो रही है मेरी हाइट, तो मतलब मेरी हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, 6 फीट इंक्रीज हो रही है। जितनी मेरी हाइट थी वो कंप्लीट हाइट मेरी और इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब मेरी न्यू हाइट यानी कि न्यू लेंथ क्या बनेगी, ओल्ड लेंथ प्लस इंक्रीज लेंथ। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूं एक क्यूब है, इस क्यूब की साइड मेरी ए है। अब मेरे पास एक नया क्यूब बन रहा है। ठीक है, देखो इसकी साइड में मैं 100% इंक्रीज करता हूं, ए में मैं 100% इंक्रीज करता हूं, मतलब कितना इंक्रीज करता हूं, ए। ठीक है, तो पुरानी वाली ए और इंक्रीज कितनी हुई, ए से पहले कोई नंबर नहीं तो 1 ए और 1 ए। नए वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। नए वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, 2a, ए नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2a। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ नया क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, रेशियो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब वही साइड का क्यूब। इस वाले की साइड कितनी है, 2a, तो 2a का होल क्यूब। इस वाले की साइड a है, a का होल क्यूब। 2 का क्यूब करूँगा तो 8, a का क्यूब करूँगा तो a क्यूब, रेशो a का क्यूब करूँगा तो a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पे रह जाएगा 1, तो 8:1। जो नया वॉल्यूम होगा वो होगा 8:1। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 8:1। दोबारा से देखना, अगर मेरी साइड है A, तो अगर 50% इंक्रीज हुई है तो मतलब उसकी आधी इंक्रीज हुई है a/2, और 100% इंक्रीज हुई है तो इसके जितनी ही इंक्रीज हुई है, यानी कि a कंप्लीट इसके जितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो नई लेंथ क्या हो जाएगी, पुरानी लेंथ प्लस जो इंक्रीज हुई है वो लेंथ। पहले मेरी लेंथ थी a और अब जो मेरी लेंथ इंक्रीज हुई है वो भी मेरी कितनी है, a, तो a और a कितनी हो जाएगी मेरी, 2a। ठीक है, देखो इसका बी वाला पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि ये ना आपको सीधे 2 या 3 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स में देना चाहिए। एक सॉलिड शेप है इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो कोन है जो किस पे स्टैंड करता है, हेमिस्फीयर पे स्टैंड करता है। बोथ की रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, और रेडियस पहले से ही 1 है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, मतलब पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं डालनी, पाई अगर आ रहा है तो उसकी जगह पाई आएगा। ठीक है, देखो उसने बोला पहले कोन बनाओ, और कोन किसके ऊपर खड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर। हेमिस्फीयर का मतलब कटोरा। ठीक है, तो मैं देखो फिगर बनाता हूँ। मैंने देखो एक कोन बनाया, ठीक है, कोन को किसके ऊपर स्टैंड किया, हेमिस्फीयर के ऊपर, और बोला दोनों की रेडियस कितनी है, 1 है। देखो बेटा हमारे को ना इसमें दे रखी थी रेडियस हेमिस्फीयर की 1 सेंटीमीटर और रेडियस कोन की भी 1 सेंटीमीटर दे रखी थी। हाइट कोन की रेडियस के इक्वल थी और कोन की रेडियस 1 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो हाइट कोन की भी 1 सेंटीमीटर। मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, इस सॉलिड की टोटल वॉल्यूम निकालनी है, यानी कि इसकी कैपेसिटी निकालनी है, किसके टर्म में, पाई के टर्म में। इसका मतलब पाई के प्लेस पे क्या रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक कोन आएगा और एक हेमिस्फीयर आएगा, ऐसे 2 फिगर आएंगे। तो देखो इस कोन का वॉल्यूम अलग होगा, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग होगा, तो इस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब फॉर्मूले तो अपन को लर्न होने चाहिए, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा फॉर्मूले। 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। देखो उसने बोला है 1/3 की जगह तो 1/3, पाई के प्लेस पे पाई रखना है, और कोन की रेडियस बेटा देखो कोन की रेडियस कितनी थी, 1, तो कोन की रेडियस की जगह 1 लिखूंगा, लेकिन कितनी बार लिखूंगा, 2 टाइम्स, स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स। और कोन की हाइट देखो बेटा, कोन की हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो कोन की हाइट की जगह भी 1 सेंटीमीटर लिखूंगा। 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई लगाया, फिर क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, 2/3 पाई
ठीक है, इनटू आर, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो भी कितनी है, इत्तेफाक से 1 है, लेकिन इसको कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, मैं ढंग से देख पा रहा हूँ। ठीक है, 1 1 जा 1 1 जा 1, ठीक है, पाई 1 जा पाई, ठीक है, तो ये तो पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले देंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, जब सेम नंबर का एलसीएम लेंगे 3। ठीक है, पाई प्लस 2 पाई दैट इज 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे पास, पाई रह जाएगा सेंटीमीटर, और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा पावर 3 में होती है। ठीक है, वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट का होता है इसलिए पावर 3 आएगी, एरिया के लिए पावर 2 आती है। ठीक है, क्योंकि वो एक प्लेन होता है, और पैरामीटर या फिर लेंथ के लिए पावर कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, सेंटीमीटर की जो यूनिट होती है उनकी पावर। ठीक है, अगर मीटर क्यूब दे रखा है तो वो वॉल्यूम है, मीटर स्क्वायर दे रखा है तो वो एरिया है, और मीटर की पावर 1 दे रखी है तो यानी या तो वो लेंथ है या फिर वो पैरामीटर है किसी ऑब्जेक्ट का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें मुझे ये जो फिगर दे रखा है ABCD स्क्वायर है, और मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मैं ढंग से देख रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर कितने सर्किल हैं, 4 सर्किल हैं। ठीक है, अब पहले तो शेडेड रीजन समझना पड़ेगा, तो देखना बेटा। ठीक है, यहीं देखो आप, जैसे ये मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, तो ट्राइंगल का रीजन क्या होगा, जो भी एरिया होगा ना ट्राइंगल का, ये जो बाउंडेड रीजन है, ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, यही मेरा क्या है, ट्राइंगल का एरिया है या फिर ट्राइंगल का रीजन है। मुझे यहाँ पर शेडेड रीजन निकालना है, तो शेडेड रीजन ढंग से देखो, शेडेड रीजन किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर का शेडेड रीजन तो पूरा एरिया आएगा, उसमें से देखो 4 सर्किल है ना, 4 सर्किल, उनके रीजन को हटा रखा है, इस रीजन को हटा रखा है, ये सर्किल के रीजन को, इस रीजन को हटा रखा है। ठीक है, यानी कि सर्किल के एरिया को हटा रखा है। तो स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं 4 सर्किल के एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, लेकिन उससे पहले बेटा, ठीक है, ये देखो मैंने रीजन बना रखा है, देखो ये स्क्वायर था। ठीक है, और ये जिसके अंदर जो कुछ भी है इस बाउंडेड फिगर के अंदर, वो इसका क्या है, रीजन है। सबसे पहले तो देखो, मुझे इतना तो समझ में आ गया, स्क्वायर तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, पूरा का पूरा रीजन होना चाहिए। स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं 4 सर्किल के रीजन को माइनस कर दूं, एरिया ऑफ 4 सर्किल को माइनस कर दूं, तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो बहुत आसान है, साइड इंटू साइड होता है या साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस एज इट इज चल रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ 4 सर्किल्स, तो देखो बेटा सर्किल का एरिया ना बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक समझना। अगर सर्किल का एरिया है तो या तो वो 2 पाई आर होगा, या फिर वो पाई आर स्क्वायर होगा, या फिर वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन एक नोट याद रखना, सर्किल के फॉर्मूले में 2 टाइम्स नहीं आता, ये याद रखो। ठीक है, तो ये 2 और 2 2 बार आ रहा है ना, ये सर्किल का फॉर्मूला नहीं है। अब ये सर्किल का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो या तो फिर सर्किल का एरिया 2 पाई आर होगा, या फिर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारी पर्सनल बात हुई थी, ठीक है, कि अगर मीटर क्यूब दे रखा है तो वो है वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर दे रखा है तो वो क्या है, एरिया, और मीटर की पावर 1 दे रखी है तो वो क्या है, मेरी लेंथ है या फिर क्या बोलते हैं, पैरामीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर किसमें, यहाँ पे है ना स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मेरा सर्किल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 है, ये मेरी सर्किल की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, यानी कि सर्किल का पैरामीटर। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे सर्किल का एरिया निकालना है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो एक सर्किल का एरिया है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पहले कोई नंबर नहीं तो 1, एक सर्किल का एरिया 1 पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैं वैल्यू डालूंगा, साइड देखना, साइड तो कितनी दे रखी है स्क्वायर की, 14, तो यहाँ पे 14 और स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो 22/7, लेकिन रेडियस मिसिंग है। अब हम बहुत ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, देखो सर्किल में सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है इसको मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस।
सेंटर से लेके बाउंड्री तक की ये वाली डिस्टेंस भी मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस। देखो इस साइड वाली ये वाली रेडियस भी, ये भी रेडियस हो जाएगी। सेंटर से बाउंड्री तक की ये डिस्टेंस भी मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और सेंटर से बाउंड्री तक की ये डिस्टेंस भी मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो देखो ये टोटल क्या है, ये टोटल तो स्क्वायर की साइड है, और इस स्क्वायर की साइड में कितनी रेडियस आ रही है, 4 रेडियस आ रही है। यानी कि 4 रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/4। ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह मुझे 7/2 रखना है बेटा। 7/2 इंटू 7/2। देखना, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 14 14 ज़ा 196, 22 7 जा 154। ठीक है, माइनस कर दूंगा तो 42। यूनिट ढंग से देख रहा था किसमें चल रही है, सेंटीमीटर में, और मुझे एरिया निकालना था, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पावर 2। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। कोई डिफिकल्टी हो तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में जो मैंने पेपर बनाया उसमें से डिट्टो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब देखो अगेन बेटा, आपके पास सेम वही क्वेश्चन है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इस शेडेड रीजन का एरिया देखो, ये कौन सा फिगर है, वी फिगर है। ठीक है, वी फिगर है, तो सबसे पहले मुझे इनकी बेसिक्स को समझना पड़ेगा, और फिर हम बेसिक्स में आएंगे। दोबारा से देखिएगा, जो पहला फिगर है, देखना बेटा, ये सर्किल के लिए होता है पेरीमीटर। ठीक है, सर्किल की एक डेफिनेशन सुनना बेटा, आ complete arc is known as circle। ये एक और डेफिनेशन है, ठीक है, जो मैं यूज करता हूं कभी कभी। ठीक है, जो कंप्लीट आर्क है ना बेटा, वो क्या है, सर्किल है। ठीक है, अब अगर ये कंप्लीट आर्क है तो ये सर्किल के लिए कंप्लीट आर्क क्या करेगा, सर्किल का पैरामीटर। ठीक है, तो सर्किल का पैरामीटर अभी हमने पढ़ा था, या तो 2πr होगा, या फिर πr² होगा, या फिर 2πr² होगा। लेकिन मुझे पता चल गया सर्किल के केस में 2 टाइम्स नहीं आता, तो ये तो कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता। अब स्क्वायर आ रहा है तो ये वाला क्या होगा, मेरा एरिया, और यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पैरामीटर। तो अगर पैरामीटर है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 2πr, और अगर एरिया है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, πr², सर्किल के केस में बेटा। तो देखना बेटा, इसने बोला मुझे लेंथ ऑफ आर्क। देखो ये जो है ना, ये छोटी वाला ये हिस्सा, ये भी एक आर्क है। ठीक है, और ये बचा हुआ ये भी एक आर्क है। ठीक है, तो जो छोटी आर्क है उसको मैं बोलता हूँ माइनर आर्क या फिर आर्क, लेकिन बड़ी आर्क के लिए मेरे को मेजर वर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज समझना बेटा। ठीक है, देखना बेटा, सपोज करो ये मेरा रूम है। ठीक है, ये मेरा रूम है। इस रूम में मैंने कितने सेगमेंट, कितने पोर्शंस कर रखे हैं, ढंग से देखना। मैंने इस रूम के 9 पोर्शन कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 पोर्शन कर रखे हैं। ठीक है, उसमें से मैंने सपोज करो ये 2 जो पोर्शंस हैं, ये पोर्शन मैंने अपने फ्रेंड मुकेश को दे दिए। ठीक है, तो मैंने कितना, मेरे रूम का कितना पार्ट मुकेश को दिया है, देखो 2 पार्ट दिए, किस में से, 9 में से। ठीक है, 2/9 पार्ट मैं दे चुका हूं, किसको, मुकेश को दे चुका हूं। ठीक है, ये मेरा शेडेड रीजन। अगर सपोज करो ये इतना पोर्शन मैं सुनील, मेरे दोस्त सुनील को दे देता हूं, तो मैंने सुनील को मेरे घर का कितना पार्ट दे दिया, 3/9। ठीक है, ये सुनील को मैंने दे दिया। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे वर्क करेगी, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बेटा, अगर वो लेंथ की बात करता है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 2πr। लेंथ की बात करते ही मुझे 2πr लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये सेंटर है, सेंटर से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हिस्सा देखो, ये कंप्लीट हिस्सा तो, ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। तो ये कंप्लीट पोर्शन तो 360 का है, उसमें से इतना हिस्सा ही तो मैंने दिया है आर्क में। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। तो मैंने कितना पोर्शन दिया है, यही वाला पोर्शन तो दिया है, यही वाला हिस्सा कितना पोर्शन दिया है। ठीक है, मैंने दिया है उसको θ/360। तो देखो लेंथ ऑफ माइनर आर्क या फिर लेंथ ऑफ
माइनर आर्क या फिर लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। लेंथ के लिए मैंने 2πr यूज़ किया है और माइनर के लिए थीटा अपॉन 360 आता है, ठीक है। इसी तरह लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ के लिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा बेटा, 2πr, ठीक है। अब मेजर देखो ये टोटल कितना था 360, ठीक है, उसमें से ये माइनर में कितना चला गया थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना बच जाएगा, ये वाला हिस्सा 360 में से क्या कर दूंगा मैं, थीटा माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जो लेंथ ऑफ मेजर आर्क हो जाएगी वो कितना जाएगा 2πr, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पार्ट किस में था, मेजर आर्क में था, ठीक है। अब सेक्टर में आता हूँ। सेक्टर वी फिगर फॉर्म करता है और क्लोज होता है, ठीक है। दो यहाँ पे रेडियस होगी और एक आर्क होगी, ठीक है। तो देखना बेटा वही एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो वी बन रहा है ना, ये वाला वी, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, और जो वी का इन्वर्स पार्ट जो बड़ा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये भी क्या है, प्लस वाला रीजन, ये भी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, ठीक है। वही सेम रीजन है। अगर मैं एरिया, ये एरिया सर्किल के अंदर का एरिया है, तो एरिया की बात करूँ तो एरिया तो कितना हो जाएगा πr², ठीक है। ये टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 360 का, और मुझे तो इतना एंगल निकालना है, ये एंगल सपोज करो थीटा है, तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। सेक्टर बोलो चाहे माइनर सेक्टर बोलो एक ही बात है। जब भी माइनर वर्ड आएगा या फिर सिंपल नेम लिखा गया सेक्टर, सेगमेंट या आर्क, तो आप थीटा अपॉन 360 लगाएंगे। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, एरिया है तो πr² यूज़ करूँगा, ठीक है। मेजर के लिए देखो थीटा एंगल यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो ये पीछे वाला एंगल कितना बच गया, 360 माइनस थीटा और अपॉन में 360, ये मेरा पोर्शन बच गया था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब सेगमेंट, सेगमेंट बेटा डी फिगर से बनता है, ठीक है। ये जो डी फिगर है ना क्लोज, ये सेगमेंट है। देखो ये भी डी है, नीचे वाला भी, ऊपर वाला प्लस रीजन भी डी है, तो ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। जहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा है वो माइनर सेगमेंट है, और जहाँ पे मेरे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है तो मेजर वर्ड मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं ढंग से देखूँ बेटा, ये थोड़ा सा टफ होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। देखो अगर मैं इसको आर्क के दोनों कॉर्नर को सेंटर से ज्वाइन कर दूँ तो देखो ढंग से बेटा, ये तो मेरा वी फिगर बन गया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं, इसको हटा लूं, तो मेरे पास ये डी फिगर एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी पढ़ा था अपन ने, सेक्टर एरिया है तो क्या बोलते हैं πr² आएगा, ठीक है। और सेक्टर के लिए, सेक्टर मतलब माइनस सेक्टर, माइनर के लिए थीटा अपॉन में 360 आता है हमेशा, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बात याद रखनी है, ठीक है, जब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल में बेस की जगह तो आप क्या रखते हैं, रेडियस, और हाइट की जगह रखते हैं आप r sin थीटा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो वही आ जाएगा थीटा अपॉन में 360 πr² माइनस हाफ, बेस की जगह कितना रख दूंगा r, और हाइट की जगह कितना लिख दूंगा r sin थीटा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो पूरे के पूरे सर्किल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो वही πr² पूरे सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट बोले तो माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना था। देखो ये जो फिगर था, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो मैंने इसको तोड़ के बनाया। मैं ढंग से देख पा रहा हूँ सर, ये तो वी फिगर है, वी फिगर है मतलब ये क्या है, सेक्टर है। बड़े वाले, इस अगर अंदर वाले को भूल जाऊँ तो ये भी अगेन वी फिगर आ रहा है। देखो बेटा, इसको अगर मैं भूल जाऊँ इस लाइन को, तो भी अगेन ये वी फिगर आ रहा है, ठीक है, ये भी सेक्टर है। तो इसका मतलब है मुझे बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया जाएगा। तो इसको एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा माइनस एरिया ऑफ सेक्टर स्मॉल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा, तो देखो सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया है तो πr² और सेक्टर है तो थीटा अपॉन में 3, माइनर सेक्टर मतलब माइनर की बात कर रहा है, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया है तो πr² और माइनर की बात, माइनस सेक्टर है देख लेना अगेन, तो थीटा अपॉन में 360, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर, एक बड़े सेक्टर की है तो बड़े सेक्टर के लिए कैपिटल आर, छोटे सेक्टर के लिए स्मॉल आर, उसने दोनों की रेडियस दे रखी है। देखना क्वेश्चन में,
छोटे वाले की 4 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है, और बड़े वाले की कितनी है 5 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है। तो बस मुझे छोटे वाले रेडियस के लिए 4 रखना है, बड़े वाले रेडियस के लिए 5 रखना है। देखिएगा थीटा 40 है, 40 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, रेडियस 5 इंटू 5 बड़े वाले की, माइनस थीटा की जगह 40 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, माइनस रेडियस की जगह 4 इंटू 4। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कुछ हिस्सा मुझे कॉमन सा मिल रहा है, मैं इसको कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में 360, 22/7, इस बॉक्स के अंदर बच जाएगा 5 इंटू 5 25, माइनस इस बॉक्स के अंदर बच जाएगा 4 इंटू 4 16, ठीक है। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में 360, 22/7 इंटू 9। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 1 जा 9 जा 9 से 9 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 22/7। और शायद इसने पाई की वैल्यू नहीं रखने का बोला था, तो या तो पाई या फिर 22/7, दोनों में से एक आंसर आपको मिल जाएगा। इसने आंसर पाई की टर्म में पूछा था, तो हमारा आंसर क्या है पाई डी। कोई डिफिकल्टी है तो इसको दोबारा रिवाइज करके देखना, बहुत अच्छा पार्ट है बेटा ये। अब इसके बाद हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ सर्किल का सेंटर है, आपको फिगर दे रखा है बेटा। इसमें सारे ऑप्शन गलत थे, अपॉन में 8 आ गया था गलती से, सब में 28 है, ठीक है। अपॉन में 28, सब में 28 है, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको सही कर लेना, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आपके पास मिल सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो 3 मार्क्स में मिल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन चैप्टर 12 का क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखिएगा बेटा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो देखना सर्किल, पूरा सर्किल यूज में नहीं हो रहा। आप देखोगे ओ क्यू आर जो डायमीटर है, सॉरी, ठीक है, उसके अपर वाला पोर्शन यूज में नहीं आ रहा, ये वाला सर्किल यूज में नहीं आ रहा, ये सर्किल का आधा पार्ट है, ये यूज में नहीं आ रहा, ठीक है। सर्किल का नीचे वाला आधा पार्ट यूज में आ रहा है, इसका मतलब मेरे हिसाब से सेमी सर्किल यूज में आ रहा है ना। तो देखिएगा, समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर मैं एक आर्क को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो उस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो रिमेनिंग सर्किल पे जो एंगल बनता है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग सर्किल वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो देख लो, अगर ये देखो सेमी सर्किल लिया तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का, ठीक है। और ये एंगल क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब है जो भी ट्राइंगल सेमी सर्किल पे बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। और इसमें डायमीटर किसका काम करता है, हाइपोटेनियस का काम करता है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो देखो ये भी सेमी सर्किल है, ऊपर वाला पोर्शन तो मेरा यूज में नहीं आ रहा, ठीक है। जो नीचे वाला जो सर्किल है, सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल पे ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में जो डायमीटर है वो किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हाइपोटेनस के सामने वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है जो पी आर है वो है 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू पी है वो अपनी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बेस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या अपन हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये भी लोग भूल जाते हैं बच्चे, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी ट्रिक है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेनस, उसको अलग लिख दो। बड़ी साइड कैसे बनेगी, 2 छोटी छोटी साइडों को प्लस करके, और बाद में सभी पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, कैसे बनेगी, 2 छोटी छोटी साइडों को प्लस करके, और बाद में सभी पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखना, परपेंडिकुलर मेरा था 7 का स्क्वायर प्लस बेस था 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। 24 इंटू 24 किया 576 आया, दोनों को प्लस कर दिया तो 625। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ सामने वाली साइड पे क्या लग जाएगा, रूट से पहले प्लस माइनस लगता है, लेकिन बेसिक वाले बच्चे डायरेक्ट रूट लगाना, ठीक है।
25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर का रूट होता है। ऐसे इसके फैक्टर कर देना, 5 × 5 × 5 × 5, ये 625 आएगा रूट के अंदर। इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, इसका भी पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा 5 और 5, और रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहा तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं, ठीक है, सेमी सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। देखो ट्राइंगल का एरिया ये अंदर वाला होगा, ये ट्राइंगल का एरिया होगा। सेमी सर्किल में ये पूरा एरिया आएगा, तो पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरे के पूरे सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल πr², और सेमी सर्किल मतलब हाफ, सेमी का मतलब होता है आधा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ, हाफ के प्लेस पे हाफ, पाई की वैल्यू नहीं पता थी तो 22/7 रेडियस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बेटा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला हाइपोटेनियस कितनी है मेरी, 25 है, और हाइपोटेनियस यहाँ पे किसका काम कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है बेटा, हाइपोटेनियस डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस की जगह मेरे को 25/2 रखना पड़ेगा, माइनस हाफ, बेस की जगह ट्राइंगल का बेस कितना था 24 और हाइट कितनी थी 7, देख लीजिएगा, बेस की जगह 24 और हाइट की जगह 7, ठीक है। ये इससे कट जाएगा कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। मैं ऊपर वाले तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6875, और अपॉन में इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 28, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 84, अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1। अब अपन को एलसीएम लेना है, 28 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 × 1, ठीक है। 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा 1, ठीक है। देखो 28 और 1 का एलसीएम आएगा 28 × 1, 28 से 28 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, 1 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6875, माइनस अब की बार 1 से 1 कट गया, क्या बच गया 28, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 2352, ठीक है। फिर अब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 4523 अपॉन में 8 सेंटीमीटर, और एरिया निकाल रहा हूँ तो एरिया के लिए क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आपको ये बिल्कुल मिल सकता है क्वेश्चन, ये कई बार आया है, ठीक है, 3 से 4 बार, ठीक है। CBSE 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है ये। अब बेटा इसी का जो और पार्ट है, TP एंड TQ जो है वो 2 टेंजेंट है सर्किल पर, O सेंटर है, POQ 110 है, PTQ पूछ रहा है। वेरी सिंपल बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कि जब भी मैं एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं जब सेंटर से ज्वाइन करता हूँ यानी कि 2 रेडियस बनाता हूँ तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री में। लिख देता हूँ OPTQ जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। एक ही प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, उनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल O और एंगल T का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। एंगल OPOQ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 110, एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, 110 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा एंगल T, तो एंगल T की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 70 डिग्री। ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको दे रखा है डेटा, ठीक है, उसमें आपको बोला जा रहा है मोडल लाइफ टाइम। मोडल लाइफ टाइम का मतलब मुझे क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले मोड का बेसिक जानना पड़ेगा। अब मोड का बेसिक जानते हैं। ये देखो मोडल लाइफ टाइम मतलब मोड निकालना है। सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ये बेटा FO नहीं है, ये F0 है, 1 0 2 0 1 2 होता है ना। तो देखो
ये मैंने देखो साइड में लिख रखा है, ठीक है। अब देखो F1 क्या होता है, F तो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फर्स्ट ये ना 1, क्लास में फर्स्ट कौन आता है, क्लास में फर्स्ट रैंक जिसके क्या होते हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगी मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। अब 1 के बेटा जस्ट ऊपर क्या होता है 0, ठीक है। तो भाई F1 के जस्ट ऊपर या फिर F1 से जस्ट पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी F0, ठीक है। और 1 के बाद क्या आता है 2, तो F1 के जस्ट बाद वाली या F1 के जस्ट बिलो वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी F2, ठीक है। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ढूंढूंगा F1, कैसे पता चलेगा, फर्स्ट कौन आता है जब सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो F1 के जस्ट पहले वाली F0, F1 के जस्ट बाद वाली F2, ठीक है। H मेरी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है, हाइट या फिर गैप ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। जो क्लास इंटरवल का जो गैप है ना, गैप कैसे निकालते हैं माइनस करके, उसको मैं हाइट बोलूँगा। और L मेरी क्या होगी, लोअर लिमिट होगी किसकी, F1 क्लास की। जो भी F1 फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है उसी को मैं मॉडल क्लास बोलूँगा, और उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसको मैं L बोलूँगा, ठीक है। अब ये लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है, ये समझेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो मुझे पता है, F वाली तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो जो टेबल में जो दो आपको वैल्यूज दे रखी थी ना, उसको मैंने ऐसे कॉलम वाइज टेबल में बना लिया, ठीक है। पहला वाला होता है बेटा हमेशा क्लास इंटरवल, ठीक है। इसमें ये जो ना लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो राइट साइड की लिमिट होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये भी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, ठीक है। तो देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 एंड सो ऑन। जो सेकंड वाला कॉलम होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 35 एंड सो ऑन। अब बेटा इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 61, इसको मैं क्या बोलूँगा F1, ठीक है। और F1 के ऊपर वाली को क्या बोलेंगे F0, इसको F0 नहीं बोलेंगे, नहीं बच्चे इसको F0 लिखने जाते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाली को F0 बोलेंगे, और F1 के जस्ट नीचे वाली को क्या बोलेंगे F2 बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, गैप निकालना है, हाइट H निकालना है, ठीक है। तो H कैसे निकाल रहे थे अपन अभी, ठीक है। जो F1 वाला है ना, F1 वाला इसको बॉक्स में बंद किया, ठीक, इसी का गैप निकाल लिया। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दो। हाइट तो गैप तो कितने का है इसमें, क्लास इंटरवल का गैप 20 का, ये क्लास इंटरवल है पूरा का पूरा। और जो मेरी लोअर लिमिट है F1 वाली की लोअर लिमिट कितनी है 16, मतलब L की जगह मुझे क्या रखना है 60 रख। देखो F1 वाली क्लास की लोअर लिमिट क्या होती है L, F1 वाली क्लास की लोअर लिमिट इस साथ वाली, ठीक है, ये है मेरी 60, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला दोबारा से देखता हूँ। मोड का जो मेरा फॉर्मूला था बेटा वो था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। वैल्यू डाल देते हैं, L की जगह 60 प्लस F1 की जगह है बेटा मेरे पास 61 माइनस F0 की जगह है मेरे पास 52 अपॉन में 2 इंटू F1 की जगह 61, F0 की जगह 52 माइनस F2 की जगह 38 इंटू H की जगह मेरे पास कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। वैल्यू डाल देता हूँ 60 प्लस चल रहा है, बच्चे यहाँ पे ये प्लस लगाना भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। ये प्लस चल रहा था, इसमें से इसको माइनस किया 9। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले माइनस होगा या पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 122 माइनस 52 माइनस 38 बॉक्स क्लोज इंटू 20। मैं बॉक्स को ब्रैकेट को बॉक्स बोलता हूँ। 60 प्लस 9, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 माइनस 38 इंटू H, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 32, ओहो H की जगह 20 में डाल चुका हूँ, सॉरी, ठीक है, इंटू 20। और प्लस में कितना चल रहा है 60 चल ही रहा है, ठीक है, ठीक है। प्लस में मेरे पास 60 चल ही रहा है ना। तो देखना बेटा ये देखो ये कट रहा है, देखो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें कटिंग हो जाएगी, ये 4 5 जा और 4 8 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 8, ठीक है। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 60 के प्लेस पे 60 और 8 से जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो जो आएगा ये 5.5
ठीक है 5.625, 60 और 5 65, तो आ जाएगा 65.625। यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, देखिएगा दोबारा से समझते हैं। मोड में F1 होती है मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, F0 होती है मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, F2 होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के जस्ट नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, L होती है लोअर लिमिट, L होती है लोअर लिमिट किसकी, F1 वाले की, और H होता है मेरा क्लास इंटरवल का गैप। और गैप कैसे निकालता हूँ मैं, माइनस करके, किसमें से, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। तो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, ईच ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज डिक्रीज बाय 2, देन व्हाट इज द मीडियन ऑफ द न्यू सेट। ठीक है, सबसे पहले देखो कुछ वर्ड्स यहाँ पे की वर्ड्स हैं वो समझने हैं। 9 है लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और मीडियन मेरा कितना है 20.5। वो बोल रहा है अगर मैं स्मॉलेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, जो सबसे छोटे 4 ऑब्जर्वेशन हूँ, उसको डिक्रीज कर दूँ किससे, 2 से, तो मेरे मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समझेंगे हम, ठीक है, कि मीडियन ही क्या होता है। अगर मेरे पास एक डेटा, रॉ डेटा दे रखा है लीनियर फॉर्म में, ठीक है, बस अब अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें मीडियन क्या होता है देखो। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है बेटा मिड नंबर। ठीक है, मिड नंबर, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, मिड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं ऑब्जर्वेशन को किस में कर दूं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग अरेंजमेंट में कर दूं। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, अगर मैं असेंडिंग अरेंजमेंट बनाऊं और उसके बाद मैं मिड नंबर ले लूं, ठीक है, या फिर मिड ऑब्जर्वेशन ले लूं, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 नंबर लिए, A B C D E। ए सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है, C उससे भी बड़ा है, D उससे भी बड़ा है, और E सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 5 नंबर ले लिए मैंने, तो फिर मेरा जो मीडियन क्या हो जाएगा, जो मिड वाला नंबर होगा, मिड वाला नंबर। ठीक है, 1 नंबर आगे से हटाया, 1 नंबर पीछे से हटाया, सेकंड नंबर आगे से हटाया, सेकंड नंबर पीछे से हटाया। ठीक है, देखो तो मेरे पास जो मिड नंबर है ये C, ये क्या है, मेरा मीडियन है। ठीक है, अगर मैं, ठीक है देखो, अगर मैं स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को 1 से कम कर दूं, ठीक है, तो पहले ये बताओ कि क्या इसकी अरेंजमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ए छोटा है, अगर मैं इसको, ए सबसे छोटा है, अगर इसमें से 1 से माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी भी सबसे छोटा ही रहेगा, तो इसके अरेंजमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसा था ना, यूक्लिड की एग्जाम पढ़ी थी हमने, इक्वल एडेड विद इक्वल, ठीक है, द टोटल सम इज इक्वल। ठीक है, मतलब अगर मैं इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी को ऐड करता हूं, तो जो सम आएगा वो भी मेरे पास कैसा आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, इसी को मैं यूज करूंगा इनइक्वालिटी में। ठीक है, मेरे पास 2 क्वांटिटी है बेटा, ए और बी। ठीक है, ये कैसी हैं, ए छोटी है और बी बड़ी है। अगर इसी रिलेशन को चल रहा हूं, अगर मैं दोनों में से ही सेम नंबर को माइनस कर दूं, ठीक है, तो भी जो नया नंबर आएगा उसमें यही इनइक्वालिटी लगेगी। ठीक है, इसका मतलब है a-1 और b-1 में b-1 a-1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस कर दूं, ठीक है, तो भी इसके अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, और मेरा मीडियन क्या रहेगा, अगेन सी ही रहेगा। ठीक है, उसने अब मेरे से कितनी ऑब्जर्वेशन की बात की, 9 ऑब्जर्वेशन की, तो मैं 9 ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, A B C D E F G H I। मैंने ये 9 ऑब्जर्वेशन लिख दी। मैं मान लेता हूँ A सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, I सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है, B A से बड़ी है, देन बड़ी, देन बड़ी, देन बड़ी, एंड देन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मेरा मीडियन क्या होगा, वही 1 नंबर सबसे पहले हटाया, 1 नंबर सबसे लास्ट में हटाया, सेकंड नंबर
सेकंड नंबर, एक आगे से एक पीछे से, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर आगे से हटाया, फोर्थ नंबर पीछे से हटाया। ठीक है, तो मेरे पास ई मेरा क्या आ गया, मेरा मीडियन आ गया। ठीक है, मेरा मीडियन ई आ गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीडियन मेरा कितना है, 20.5 है। ठीक है, अब वो कह रहा है जो स्मॉलेस्ट, जो छोटी चार ऑब्जर्वेशन है, ये देखो ये चारों की चारों छोटी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चारों की चारों छोटी ऑब्जर्वेशन को 2 से माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर इन चारों को भी मैं 2 से माइनस करूँ, जैसे ए और बी में कौन बड़ा है, बी बड़ा है, अगर मैं ए को भी 2 से माइनस करूँ और बी को भी 2 से माइनस करूँ, तो क्या इनके अरेंजमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी यही बड़ा होगा, b-2। ठीक है, c-2 देखो, सिमिलरली c-2, सिमिलरली d-2 देखो, सब में से मैंने 2 माइनस कर दिया, तो इनके अरेंजमेंट पे यानी कि ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसके बाद ई आ ही रहा है, एंड देन f-g-h-i। ठीक है, अब वही एक नंबर आगे से हटाओ, एक नंबर पीछे से हटाओ, सेकंड नंबर आगे से हटाओ, सेकंड नंबर पीछे से हटाओ, थर्ड नंबर आगे से हटाओ, थर्ड नंबर पीछे से हटाओ। ठीक है, एक नंबर f लिखना भूल गया था, फोर्थ नंबर आगे से हटाओ, फोर्थ नंबर पीछे से हटाओ। तो मेरा अगेन मेरा मीडियन क्या है, ई आया मेरा मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और मीडियन मेरा कितना है, 20.5। ठीक है, तो अगर मेरे पास, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ठीक है, मीडियन उसका मिडिल नंबर है, सबसे छोटे नंबर को 1 से माइनस करने पर, 2 से माइनस करने पर उस मीडियन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चीज़ों को और समझेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन में मैं किसी भी नंबर से प्लस कर दूं या फिर किसी भी नंबर से माइनस कर दूं, ठीक है, तो मीन, मोड और मीडियन भी उसी नंबर से प्लस हो जाएगा, उसी नंबर से माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज करो पहले ही एक ऑब्जर्वेशन दे रखी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन 20 आ रहा था, अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को मैं 1 से इंक्रीज कर दूं, तो अब मेरा जो नया मीन हो जाएगा ना, वो मेरा 21 हो जाएगा, मीन में भी +1 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ऑब्जर्वेशन को, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो जो मीन, मोड और मीडियन होगा ना बेटा, वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन है, इसका मोड 7 है, अगर मैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब नया मोड कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, न्यू मोड। ठीक है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये एग्जाम में आ सकती है डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब इसके बाद एक इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा रिलेशनशिप है किसमें, मीन, मोड और मीडियन में। ठीक है, बस इसमें देखो एक रूल याद रखना पड़ता है, सबसे पहले आपने मीन पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, मोड पढ़ा था, फिर आपने उसमें क्या पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 नंबर है। तो सबसे पहले तो मैथ्स में 3 = 1 + 2 होता है। ठीक है, 3 = आपने 1 + 2 लिख दिया। थर्ड नंबर पे आपने क्या पढ़ा था, मीडियन, तो 3 तो मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आपके मैथ्स के सर हमेशा ना सबसे गंदे मैथ्स के सर होते हैं, तो गंदे को बोलते हैं टू मीन। टू मीन मतलब निर्दयी, पढ़ाते रहते हैं दिन भर। ठीक है, तो 2 के साथ क्या आएगा, मीन आएगा, और 1 के साथ क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या रिमेनिंग रह गया, मोड। तो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, 3 मीडियन = 1 मोड + 2 मीन। याद रखने का तरीका दोबारा समझना, 3 = 1 + 2 लिखूंगा, 3 के साथ मेरा मीडियन आ जाएगा, 2 मीन हमारे मैथ्स के सर हैं ही, अब क्या बच जाएगा मेरा मोड, तो 3 मीडियन = 1 मोड + 2 मीन। अब इसी का और पार्ट है बेटा, आपको मीन निकालना है। ठीक है, और डेटा आपको गिवन दे रखा है, ठीक है, और मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन का बेसिक समझेंगे, वही हमारा तो काम ही बेसिक समझना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम मीन समझेंगे। मीन है बेटा, मीन कौन से मेथड में बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड में। फॉर्मूला बेटा सिग्मा fi × xi अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा का मतलब समझेंगे, सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल। ठीक है, fi तो मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो सभी को पता है। xi क्या है मेरा,
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सआई होता है बेटा मेरा क्लास मार्क। क्या होता है एक्सआई? क्लास मार्क। ठीक है, या फिर क्या होता है क्लास मार्क को और क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, दोनों नेम पता होने चाहिए आपको। एक्सआई होता है क्लास मार्क, आपसे 1 मार्क्स में सीधे क्लास मार्क पूछा जा सकता है, या फिर मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था पहले पेपर में, ठीक है, कि जो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे एक वैल्यू है ए बी, एक सेकंड वैल्यू है बी, इसकी बिल्कुल मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड। मिड वैल्यू निकालने का एक ही फॉर्मूला है, दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे सिग्मा क्या है सर सिग्मा है सम ऑफ ऑल। ठीक है, एफ आई क्या है सर? एफ आई तो फ्रीक्वेंसी। एक्स आई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स आई है सर क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क को सर? मिड वैल्यू निकालते हैं किसकी? क्लास इंटरवल की। और मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है सर, जो 2 वैल्यू दे रखी है उनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लास इंटरवल में 2 वैल्यू कौन कौन सी होती है सर? क्लास इंटरवल में सर 2 वैल्यू होती हैं, एक तो अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया बेटा, ये क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन क्लास इंटरवल था, ये मेरी फ्रीक्वेंसी थी। अब मैं मीन निकालना है मेरे को, तो मीन निकालने के लिए पहले मैंने मीन का ही फॉर्मूला लिख दिया। क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मैंने मीन का फॉर्मूला लिख दिया। देखो आपके पास एफ आई है लेकिन आपके पास एक्स आई नहीं है, तो मैं एक्स आई निकालूंगा। एक्स आई को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। और क्या क्लास मार्क निकालते कैसे हैं? मिड वैल्यू से। किसकी मिड वैल्यू से सर? क्लास इंटरवल की। और क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये लोअर लिमिट है सर, ये अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 2 2, 2/2 1। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले 4 और 6 का क्लास मार्क बताओ। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। इन दोनों की मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 5। हो सकता है इसका क्लास मार्क पूछ ले आपसे। कैसे क्लास मार्क निकालेंगे? इन दोनों की मिड वैल्यू, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, तो 6/2 यानी कि 3। ऐसे सबके क्लास मार्क आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एफ आई और एक्स आई को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एफ आई को और एक्स आई को मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे आई क्यों लगाया बेटा? आई इसलिए लगाया कि अगर मैं पहला आई की जगह 1 रखता हूँ, अगर मैं पहला F1 ले रहा हूँ, पहली फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, पहले नंबर की फ्रीक्वेंसी, तो मैं एक्स आई मतलब पहले नंबर का ही क्लास मार्क लूँगा। ठीक है, 1 × 1 1, देखो 2 3 6, 5 1 5, देखो सामने वाले को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22, 13 3 39। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई, ये सारे के सारे एफ आई एक्स आई हैं सर। इन सब का क्या करना है आपको? सम करना है। तो जितने भी एफ आई एक्स आई हैं इन सब का मैं क्या करूँगा? सम करूँगा। ठीक है, इन सब का सम करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना? 162। लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे, सम ऐसे एक साथ मत करना। ठीक है, जैसे 1 और 6 का सम किया, कितना हुआ? 7। फिर 7 में 5 ऐड किया, 5 ऐड किया तो कितना हुआ? 12। ठीक है, फिर 12 में कितना ऐड किया? 35। ठीक, कितना हो गया? 47। फिर 47 में कितना ऐड किया? 54। ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ये आप बच्चे जब एक साथ ऐड करते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ऐसे सिग्मा एफ आई मतलब जितनी भी एफ आई हैं सबका सम करूँगा। जितनी भी एफ आई हैं सबका सम किया मैंने, तो ये मेरा सपोज करो कितना? 20 आ गया, 20 ही आ रहा है। ठीक है, मैंने पुट कर दिया इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह तो 162, सिग्मा एफ आई की जगह 20, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखो 2 से कट रहे हैं दोनों के दोनों। 2 से इसको कट किया तो कितना है? 81, और 2 से इसको कट किया कितना आ गया? 10। और देखो ये तो आसान है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 8.1। ये मेरा क्या आ गया? मीन आ गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको क्या दे रखा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 4 = 0, और आपको इसका नेचर ऑफ द रूट बताना है। ठीक है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर मतलब रूट्स का नेचर बताना है। अब वही हमें फिर से बेसिक समझना पड़ेगा। तो देखिए बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट मतलब रूट्स की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मुझे कौन देगा? इन्फॉर्मर देगा। और मेरे लिए इन्फॉर्मर है बेटा डी। मेरे लिए इन्फॉर्मर क्या है? डी। डी को मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, देखो नेचर ऑफ द रूट की इन्फॉर्मेशन कौन देगा मुझे? मेरा इन्फॉर्मर। और मेरा इन्फॉर्मर कौन है? डी। होता है ना डिटेक्टिव डी। ठीक है, मूवी भी है। ठीक है, तो जो मेरा इन्फॉर्मर है वो डी है, और डी को मैं क्या बोलता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ लिया था, b² - 4ac। ठीक है, अब बेटा मैं
कोई भी मैं नंबर को सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई करूं, उसको डिवाइड करूं, तो उन नंबर की 3 वैल्यूज आ सकती हैं। हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आए वो 0 आ जाए, हो सकता है ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाए ये 0 से बड़ी आ जाए, हो सकता है इस पूरी की पूरी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। तो डी की 3 वैल्यूज होती हैं, डी 0 के इक्वल हो जाए, या फिर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर आए, प्लस में 4 प्लस में 5, या हो सकता है डी की वैल्यू लेस देन 0 आए, लेस देन 0 मतलब कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अब इनसे मैं समझूंगा नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, लेकिन सबसे पहले देखो मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac कंप्लीट अपॉन 2a। दोबारा से रिपीट करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज इट इज, जैसे मैं बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac कंप्लीट अपॉन 2a। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको तो मैं जानता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने लिखा डी, और मुझे पता चला कि डी किस में होता है, स्क्वायर रूट में होता है। डी किस में होता है, स्क्वायर रूट में होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट में आपने कौन कौन से नंबर देखे हैं, सर मैंने स्क्वायर रूट में 0 देखा है क्या, बिल्कुल देखा है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। स्क्वायर रूट में 5 देखा है, देखा है, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव किया था। स्क्वायर रूट में 7 देखा है, रूट 7 को भी इरेशनल नंबर प्रूव किया था। रूट 16 देखा है, रूट 16 सर 4 होता है, ये भी मैंने देखा है। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या आपने -3 देखा है, सर ये मैंने नंबर नहीं देखा। स्क्वायर रूट में आपने माइनस का 19 देखा है, 90 ले लो, माइनस का 90 देखा है, नहीं देखा सर। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने स्क्वायर रूट के अंदर मैंने 0 देखा है, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने पॉजिटिव नंबर देखा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर मैंने नेगेटिव नंबर नहीं देखा। और डी मेरा किस में होता है, स्क्वायर रूट में, तो मतलब डी मेरा है ना वो नेगेटिव वाला मैंने नहीं देखा, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी रूट के अंदर मैंने 0 सुना है, रूट के अंदर मैंने पॉजिटिव नंबर सुना है, तो ये दोनों रियल केसेस हैं, मैंने इनको देखा है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना मैंने देखा है ना मैंने सुना है, इसको मैं बोलता हूं अनरियल। ठीक है, अब d की वैल्यू जहां पर 0 के इक्वल है, जहां पर रूट 0 मतलब रूट 0 खत्म हो रहा है, रूट 0 का मतलब 0, जहां पर रूट खत्म हो रहा है वहां पे तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जहां पे रूट खत्म नहीं हो रहा, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है चाहे नेगेटिव वैल्यू है, रूट खत्म नहीं होता ये। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनइक्वल। रूट कब खत्म होता है, इक्वल पे, सॉरी 0 पे। ठीक है, तो जहां पे रूट खत्म हो रहा है यानी कि डी की वैल्यू 0 है, वहां पे तो रूट कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि रूट ही खत्म हो गया। ठीक है, और जहां पर रूट खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, वहां पर रूट्स वैल्यू कैसी है, अनइक्वल है। तो d इज इक्वल टू 0 पे रूट्स है रियल और इक्वल, d ग्रेटर देन 0 पे रूट्स है रियल और अनइक्वल, d लेस देन 0 पे है अनरियल और अनइक्वल। ठीक, अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग, डिफरेंट। अब आपसे यही पूछा गया था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसकी आपको नेचर ऑफ द रूट बताना है। नेचर ऑफ द रूट कौन बताएगा, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब मैं इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखना, अगर मैं x स्क्वायर से x स्क्वायर हटा दूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 2। ठीक है, अगर मैं x से x हटा दूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5, और अगर c की वैल्यू तो डायरेक्ट ही मुझे पता चल रही है, प्लस का 4। ठीक है, मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac है ना, b की जगह कितना रखना है मुझे, -5 का होल स्क्वायर, -4, a और c के बीच में साइन, a और 4 के बीच में साइन है तो मल्टीप्लाई, a की जगह 2, a और c के बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, c की जगह 4। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, प्लस माइनस माइनस करने पे माइनस का 7 आ गया। तो जो d की वैल्यू है ना वो माइनस का 7 आ रही, मतलब 0 से क्या है, वो छोटी है। d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो मेरे रूट्स कैसे हो जाएंगे, देखो d नेगेटिव आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, अनरियल, और रूट खत्म नहीं हो रहा, 0 पे रूट खत्म होता है तो कैसा हो जाएगा, अनइक्वल। रूट की वैल्यू हो जाएगी अनरियल और अनइक्वल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, मतलब वैल्यूज अलग अलग होगी लेकिन नेचर ऑफ द रूट पूछा ही जाएगा आपसे। इसी के बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपसे सिर्फ d की वैल्यू पूछिए। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपको, ठीक है, इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट आप मेरे ख्याल से शायद दोबारा अपने आप ही बता सकते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैंने इसको कंपेयर किया। अगर x स्क्वायर से x स्क्वायर हट गया मेरा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4, x से x हट गया, b की वैल्यू माइनस का 7,
सी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2, इसमें आप पुट कर देंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, माइनस का स्क्वायर करना है, माइनस बी की जगह माइनस का 7 होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह रखना है 4, सी की जगह रखना है 2, ये तो आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस, ठीक है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन आया 32, माइनस किया तो 17 आ गया, डी की वैल्यू क्या आई, प्लस का 17। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या होता है। देखो एक ट्रिक है, लीप ईयर गांव में बेटा, गांव में चूल्हा होता है ना, उसमें गोबर लीपते हैं, ठीक है, गोबर की एक पतली सी परत चढ़ाते हैं, तो जब पतली सी परत चढ़ाते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा मोटा हो जाता है, ठीक है, जो उसकी जो थिकनेस है ना वो एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब थिकनेस बढ़ जाती है, तो लीपने से थिकनेस बढ़ती है, तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर्स में 365 डेज होते हैं, यानी कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज हो जाएंगे, और लीप ईयर, लीप ना मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, बढ़ना एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। पहले तो मेरा ये कन्फ्यूजन दूर हुआ, ठीक है। अब उसने बोला 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी पूछी तो डायरेक्ट बच्चे क्या लिखते हैं, 53 अपॉन में 366, जो कि गलत है। मंडे क्या है बेटा, वीक डे है, ठीक है, वीक डे मतलब कमजोर नहीं, वीक डे मतलब सप्ताह वाला दिन, तो मुझे इसके लिए सप्ताह में आना पड़ेगा, ठीक है। और एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, ठीक है, लीप ईयर में कितने 7 डेज के ग्रुप आते हैं, मतलब कितने वीक्स आते हैं, 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, 2, देखो तो 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, लीप ईयर में 52 वीक्स तो होंगे। 52 वीक्स का मतलब है 52 टाइम्स संडे, 52 टाइम्स मंडे, 52 टाइम्स ही ट्यूसडे, ये और 52 टाइम्स ही फ्राइडे एंड सो ऑन, ये 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितने दिन है, 2 दिन है, 2 दिन है, ठीक है। उसमें अगर एक मंडे आ जाता है तो वो अपने आप ही 53rd मंडे हो जाएगा, ठीक है। अब 2 दिन है तो 2 दिन किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, 2 दिन हो सकते हैं बेटा, हो सकता है संडे मंडे, पहला दिन संडे हो दूसरा दिन मंडे हो सकता है पहला दिन मंडे हो दूसरा दिन ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे, हो सकता है वेंसडे थर्सडे, हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, और हो सकता है सैटरडे एंड संडे। 2 दिन है ना वो इन तरीके से हो सकते हैं, देख लो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं। उसमें अपन को मंडे चाहिए, 52 मंडे तो आ चुका है, 53 मंडे चाहिए, तो मतलब कोई भी मंडे आ जाएगा वो 53rd मंडे होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 53rd मंडे की कितनी हो जाएगी, कितने आ रहे हैं, कितने इवेंट बन रहे हैं मेरे पास, ऐसे 2 इवेंट बन रहे हैं, और टोटल कितने इवेंट है मेरे पास 7, तो 2/7 देख लेना। वीकडेज की बात की थी तो मेरे पास कितने इवेंट बने थे, 7 इवेंट बने थे, ठीक है। और कितने इवेंट में मंडे आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2/7। अगर वो नॉन लीप ईयर के लिए बोलता, नॉन लीप ईयर के लिए, ठीक है, 53 मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, सैटरडे हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो सैटरडे ले लेता हूँ, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल डेज, देखो नॉन मतलब नहीं, लीपा हुआ नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, तो 365 डेज, ठीक है। और ये सैटरडे के लिए पूछ रहा हूँ, सैटरडे क्या है, वीक डे, और वीक में कितने दिन होते हैं 7, तो मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा 365 में, ठीक है, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, तो 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे। 52 वीक्स का मतलब 52 संडे, 52 मंडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, ये तो होंगे ही होंगे। अब एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, अब वो एक दिन क्या हो सकता है, वो या तो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेंसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या फिर सैटरडे हो सकता है। अब आपको 53 सैटरडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो प्रोबेबिलिटी 53 सैटरडे कितनी हो जाएगी, कितनी बार आ रहा है, देखो एक्स्ट्रा सैटरडे 1 टाइम, और टोटल कितने इवेंट है 7, ठीक है। तो 53 सैटरडे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7।
ये क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। लीप ईयर में 53 मंडे 53 संडे इनकी प्रोबेबिलिटी होती है 2/7, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। और नॉन लीप ईयर में 53 सैटरडे 53 मंडे 53 फ्राइडे इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/7। ये क्वेश्चन याद ही होना चाहिए बेटा, एग्जाम में आता ही आता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये वाला। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं अपने, ठीक है, देखना। अब आपसे बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द AP 31, 28, 25 ... इज -5। वही सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो AP सीरीज क्या होती है। AP सीरीज होती है बेटा A1 A2 A3 ... ए होता है टर्म, पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ... यहाँ पे A1 है ना, A1 उसको मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूँ, ठीक है। और A1 को लिखने का एक और तरीका है A, सिंपली A लिख दूँ तो भी वो फर्स्ट टर्म है। A2 क्या हो जाएगी मेरी सेकेंड टर्म, ऐसे A3 मेरी क्या हो जाएगी थर्ड टर्म। AP सीरीज में ना, AP सीरीज में एक डिफरेंस होता है जिसको मैं बोलता हूँ कॉमन डिफरेंस। ये थ्रू आउट चलता रहता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं एक डिफरेंस को प्लस करूँगा या माइनस करूँगा, फिर ये इसमें भी वही डिफरेंस प्लस या माइनस होगा, एंड सो ऑन, वही सेम चलता रह जाएगा, ठीक है। तो जो मेरी सेकंड टर्म होती है ना A2, वो कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म में उस डिफरेंस को या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, मैंने प्लस करके चल दिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना अपने को, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D = A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3, ठीक है। कोई सी भी लगातार 2 टर्म ले लो, ठीक है। हम बाद वाली टर्म में से उसके जस्ट पहले वाली टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे इन दोनों टर्म को लिया तो A3 - A2 D, इन दोनों को लिया A2 - A1 D, ये D का मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब nth टर्म फॉर्मूला an = होता है बेटा A + n - 1 × D। यहाँ पे D तो क्या है, कॉमन डिफरेंस, कैसे निकाला, A2 - A1 से, या फिर A3 - A2 से, या फिर A4 - A3 से। A क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है जो अभी हमने देखा था, ठीक है। अब 2 चीज़ें बच गई। n क्या है सर, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब 11वें नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, 10वें नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, ठीक है। और an क्या है, an को यहाँ पे बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। एक पर्सनल सी बात है, AP सीरीज की हर एक टर्म, एवरी टर्म an होती है, चाहे लास्ट टर्म बोल दो तो भी वो an है, पहली टर्म बोल दो तो भी वो an है। n की वैल्यू से फर्क पड़ता है, पहली टर्म में n 1 हो जाएगा तो A1 पहली टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो मेरे को क्वेश्चन पता चल गया। अब यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, A की वैल्यू कितनी है 31। D का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 से 28 - 31 प्लस माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 3, और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। और ये 5, देखो 5 ये लास्ट टर्म है, an = -5, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये n भी तो हो सकता था। अगर ये n होती है तो वहाँ पे TH या फिर RD, ठीक है, या फिर ST ये लगा रहता है उसके सर पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ तो ये क्या है, सिंपली an है। अगर यहाँ पे TH लगा होता तो ये 5th टर्म 7th टर्म ऐसे होती, ठीक है। अब मुझे an दे रखा तो मैं an का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। an का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D। an की जगह मैं क्या लिखूंगा, -5 = की जगह A की जगह 31, प्लस के प्लेस पे प्लस, बच्चे प्लस लगाना भूल जाते हैं। n की वैल्यू नहीं पता है, 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है -3। 2 साइन एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है। ये 31 का साइन यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 -31 में अब क्या बच गया, प्लस का n - 1 × -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दूंगा 36, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, ठीक है। और n - 1 × -3, ये -3 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे बच जाएगा n - 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 की टेबल में 36 आता है 12 टाइम्स, n - 1 की वैल्यू 12, तो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, ठीक है। तो 12 + 1 = n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये क्वेश्चन भी लगातार कई पेपर्स में आ चुका है।